नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये जो टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज हम पढ़ रहे हैं, भारत के अंतर्गत होने वाली कोई सी भी परीक्षा, चाहे आईएएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड मेंस परीक्षा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कोई भी परीक्षा, राजस्थान का स्टेट पीसीएस, आरएएस, किसी भी परीक्षा में जहां कहीं पे भी आपके सिलेबस में संविधान लगा हुआ है, वहां एक सवाल प्रस्तावना में से एग्जामिनर पक्का आपको डालने ही वाला है। बिल्कुल ये मान के चलें। और ये सवाल प्रस्तावना से जो निकलता है, ये बड़ा सरल भी हो सकता है और बहुत कठिन भी हो सकता है। तो आज के हम टॉपिक जिसमें पढ़ रहे हैं प्रस्तावना को, उसमें बिल्कुल उस गहराई से प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो एक सवाल जो निकलेगा प्रस्तावना पे, उसको आप बड़े आराम से ले जाओगे। बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे और एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सवाल किस प्रकार स्टार्ट होगा? प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना में आने वाले सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रस्तावना पूरी याद होना नितांत आवश्यक है। अगर आप राजस्थान में आरपीएससी में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, या किसी भी परीक्षा का दे रहे हैं, तो सामान्यतः वहाँ बैठा हुआ मेंबर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वह जनरल क्वेश्चन डालते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोल के बताइए, और बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा हुआ है। तो अगर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारत का एक नागरिक होने के नाते और एक अच्छा कंप्यूटर होने के नाते याद नहीं है, तो वहाँ बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि ये प्रस्तावना इसलिए भी याद होना चाहिए कि आजकल पिछले 4-5 साल में जो आरपीएससी में ट्रेंड आया है, 4-5 साल में तो ये ट्रेंड बड़े लेवल पर आया है। सबसे पहले लेवल पर जो ट्रेंड आया था वो 2014 में आया था, जब स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हुई थी। तो उसमें प्रस्तावना के शब्दों में से शब्द पूछ लिए गए थे बीच में से। तो पहली बार आरपीएससी में ऐसा हो रहा था कि प्रस्तावना अगर किसी विद्यार्थी को पूरी याद है तभी वो सवाल का आंसर ले पाएगा। ये पहली घटना आरपीएससी में 2014 में घटी। इसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा। फिर तो शायद ही कोई ऐसा पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर से लेकर सेकंड ग्रेड से लेकर आरएएस तक, जब प्रस्तावना के शब्दों में से एक सवाल कम से कम ना निकले। तो सबसे पहले तो उस सवाल को पकड़ने के लिए या प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ने के लिए आप पहले एक बार प्रस्तावना को देखिए पूरा। हम भारत के लोग, अच्छा, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये विक्रमी संवत की तिथि है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से एग्जामिनर किस किस प्रकार से सवाल बना रहा है और पिछले एक दशक से आरपीएससी के अंतर्गत या विभिन्न परीक्षाओं में पास्ट से ही किस प्रकार से सवाल बना रहा है। देखिए, पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2014 से पहले राजस्थान में जब कभी भी प्रस्तावना पे सवाल आता था तो बड़े साधारण से सवाल आते थे कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है,
प्रस्तावना में होने वाले 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। मतलब 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। इस प्रकार बड़े छोटे छोटे सवाल आते थे। ठीक है, 2014 में आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में, पेपर 1 में ये सवाल डाला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो अब यहां से क्या डिबेट स्टार्ट हो गई कि अगर आपको पूरी प्रस्तावना याद है तब तो आप पकड़ जाओगे कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में है या कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सारे शब्द आने चाहिए। जैसे हम भारत के लोग, लोग शब्द है या नहीं है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सबसे पहले तो देखिए न्याय शब्द है। न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो एग्जामिनर यहीं से सवाल डाल देगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का। कितने प्रकार का न्याय भाई, 3 प्रकार का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। अच्छा, कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो एक सवाल यह भी डल सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से न्याय की संकल्पना नहीं है, या कौन से प्रकार के न्याय को शब्द के रूप में नहीं दिया गया है, या कौन से प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक। कौन से प्रकार का न्याय नहीं है, नैतिक न्याय नहीं है। मतलब कौन से प्रकार का है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। इस प्रकार सवाल जाएगा। ठीक है, सारे शब्द आपको आने चाहिए पूरी प्रस्तावना के अंदर। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हाँ जी साहब, न्याय के पास स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। कौन कौन से शब्द, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डाल सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 2, 3, 4, 5, 6, क्या आंसर आएगा, 5। ठीक है, फिर एग्जामिनर ये भी सवाल डाल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। विचार की है, धर्म की है, उपासना की है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। तो मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। कौन से प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, जब ये 5 प्रकार आपको याद रहेंगे। कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान है, 3 प्रकार का। कौन से प्रकार के न्याय का प्रावधान नहीं है, जब ये तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपको याद होंगे। ठीक है, फिर ये सारे शब्द तो हैं ही, जितने भी याद करने आपको। अच्छा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता है। कितने प्रकार की समता है, 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। कितने प्रकार की समता, 2 प्रकार की। तो यहां पे 2 सवाल बनेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख है। 1, 2, 3, 4, 2 प्रकार की समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की समता का उल्लेख है। पहला ऑप्शन, विचार की और अवसर की समता। दूसरा ऑप्शन, विचार की और प्रतिष्ठा की समता। तीसरा ऑप्शन, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। चौथा ऑप्शन, अवसर की और सामाजिक समता। समझ गए। तो कहने का मतलब यह है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बिल्कुल फिक्स याद होना चाहिए। प्राप्त कराने के लिए, अब देखो ये सारे शब्द, लोग, एग्जामिनर ने ऐसे सवाल पूछे हुए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं है। लोग है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है,
पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय शब्द पूछ लेगा है, स्वतंत्रता पूछ लेगा है, समता पूछ लेगा है, फिर ये पूछ लेगा कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय। कौन से न्याय का उल्लेख नहीं है 3 के अलावा जो चौथा शब्द होगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन से प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है जो 5 के अलावा बाकी कोई शब्द देगा। कितने प्रकार की समता, 2 प्रकार की समता। कौन से प्रकार की समता का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा अवसर के अलावा जो भी कोई शब्द डालेगा उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। हाँ जी, ये देखो, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा शब्द है कि नहीं है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। तो गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता है कि नहीं है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत है, अधिनियमित है, आत्मार्पित है। और बाकी ये ऊपर वाले सारे शब्द और इससे पिछले पेज पे जो थे वो सारे शब्द। तो एक सवाल तो ये जाएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। पूरी प्रस्तावना याद होगी, जो शब्द नहीं होगा वह पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल 2014 में आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पेपर 1 में पहली बार पूछा। कोई बात नहीं, तो 2014 के बाद हम भी जब पढ़ा रहे थे तो इसी प्रकार पढ़ा रहे थे कि भाई ये शब्द लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। हालांकि आम बोलचाल में बोल देते थे विद्यार्थियों से कि भाई पूरी प्रस्तावना याद कर लेना, लेकिन शब्द भी लिखा देते थे कि इन सारे शब्दों को याद कर लेना, इनमें से कोई सा शब्द नहीं होगा। इस तरीके का सवाल आएगा। 2021 के बाद आरपीएससी ने वापस ट्रेंड बदला और अब नया सवाल क्या आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित दिए गए शब्दों को, अब ऑलरेडी एग्जामिनर ने मान लिया कि भाई ये शब्द दिए हुए हैं, हमने मान लिया, लेकिन इन शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब उसने 4 शब्द डाले आपके सामने, अखंडता, एकता, गरिमा, बंधुता। अखंडता, एकता, गरिमा और बंधुता। ठीक है जी, ये 4 शब्द हैं। एग्जामिनर सवाल आपसे डाल रहा है कि निम्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। और ये एक ऑप्शन पे पहले अखंडता, फिर एकता, फिर गरिमा, इस तरीके से डाल दिया उसने पहला ऑप्शन। इसका मतलब अखंडता एकता से पहले है, एकता गरिमा से पहले है, गरिमा बंधुता से पहले है। फिर दूसरे ऑप्शन में इन्हीं 4 शब्दों को चेंज करेगा, तीसरे में फिर चेंज करेगा, चौथे में फिर चेंज करेगा, शब्द यही 4 रहेंगे। तो उसने इसका सही क्रम पूछा है, स्टार्टिंग से अंत तक जो क्रम है सही वो पूछा है। तो उत्तर पर गौर करिए, पहले कौन सा आएगा, गरिमा, जो सही आंसर होगा गरिमा। गरिमा के बाद एकता, एकता के बाद अखंडता और अखंडता के बाद बंधुता लास्ट में। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है। अगर आपको सिर्फ इतना ही नहीं कि प्रस्तावना के सारे शब्द याद हों, बिल्कुल बाकायदा क्रम से पूरी प्रस्तावना याद हो, तब आप जवाब दे पाओगे। वरना आप ये जानोगे तो सही कि ये शब्द प्रस्तावना में है, लेकिन सही क्रम इनका कौन सा है ये तभी जानोगे जब पूरी प्रस्तावना आपको याद होगी। तो सीधा मंत्र सुन लीजिए, पहला मंत्र तो यही है, प्रस्तावना पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, खासकर आरपीएससी के एग्जाम में, भले यूपीएससी या नेशनल लेवल पर कहीं पर भी बैठने जाएं, ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कौन से शब्द हैं या नहीं है
इसका जवाब भी हो जाएगा। और प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, इसका जवाब भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चांस बनता है इस तरीके से सवाल डालने का, और लगातार डाले जा रहे हैं। आप राजस्थान में होने वाले पिछले 7-8 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, सब पेपर को गौर कर लीजिए। कोई से भी ग्रेड का, आरएस से लेके, सब इंस्पेक्टर से लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके, स्कूल व्याख्याता से लेके, सेकंड ग्रेड से लेके रीट तक, कहीं तक भी एक सवाल प्रस्तावना में से होता है और उसके शब्दों में से होता है। तो एक सवाल का चांस तो यहां बनता है और बड़े लेवल का बनता है। अब फिर प्रस्तावना पे आगे क्या है वो अपन पढ़ते हैं। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। ये इसका शाब्दिक अर्थ है प्रस्तावना का, भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। ये लो जी साहब, अमेरिका पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। एग्जामिनर सवाल डाल सकता है कि वह कौन सा देश था जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया था। और प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका है और उसका प्रारंभिक परिचय है। इसका मतलब यह है कि संविधान में, हमारे संविधान बनाने वाले, उन्होंने हमारे संविधान में जिन आदर्शों का उल्लेख किया है, जिस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था वो भारत में स्थापित करना चाहते थे, जिन मूल्यों का हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में समावेश करना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने संविधान के रूप में हमारा कानून बनाया, उन सब मूल्य और चिंतन की जो भावनाएं हैं वो प्रारंभ में शॉर्ट रूप में प्रस्तावना में दी गई हैं। मतलब प्रस्तावना हमारे संविधान का एक प्रारंभिक परिचय है जो छोटे रूप में है। प्रस्तावना में जो भी संविधान का चिंतन, आदर्श और मूल्य दिए गए हैं, यही बड़े रूप में खुलकर फिर संविधान में निकल कर आए हैं। तो प्रस्तावना शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। सबसे पहले कौन से देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को प्रयोग किया? अमेरिका। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रयोग किया एक देश के रूप में। हाँ जी, आगे देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, किसके उद्देश्यों? संविधान के उद्देश्यों, संविधान के लक्ष्यों, संविधान के आदर्शों तथा संविधान के आधारभूत सिद्धांतों से है। इसको इस तरीके से समझिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के द्वारा, संविधान बनाकर हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में जिन उद्देश्यों को शामिल किया, मतलब जो उनके उद्देश्य थे कि हम भारत में किस प्रकार की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, और ये उद्देश्य उस संविधान में, हमारे में संविधान के द्वारा जो प्राप्त करना चाह रहे थे, संविधान के द्वारा जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाह रहे थे, जिन आदर्शों की स्थापना हमारे भारतीय समाज में स्थापित करना चाह रहे थे, और संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उन सभी का सूक्ष्म रूप में अवलोकन प्रस्तावना में किया जा सकता है, या वो सभी सूक्ष्म रूप में प्रस्तावना में हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध किससे है? उसके मीन्स किसके? संविधान के उद्देश्यों, संविधान के लक्ष्यों, संविधान के आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। मतलब संविधान के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श हैं, या जो संविधान के आधारभूत सिद्धांत हैं, उसी से हमारे संविधान की प्रस्तावना का संबंध है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये सभी पहले से ही सूक्ष्म रूप में, शब्दों के रूप में स्थापित है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, यह डेट याद रखनी है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह बड़ा सवाल है। संविधान सभा वाला टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उद्देश्य प्रस्ताव शब्द उस समय आया था, और आपने पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो पहला सवाल तो यही टिका कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। जिस समय ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया है, उसके बाद संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने बहुत सारी समितियों का गठन किया है और उन समितियों के अपने अपने कार्य और अपने अपने उद्देश्य पूर्व निर्धारित थे। दुनिया के तमाम देशों का, लगभग 60 देशों के संविधानों का स्टडी करके उनसे अंश लेकर भारत का संविधान बना है और ये सारा काम उन सारी समितियों में जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों ने किया था। हर समिति का निर्माण एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था कि संघ शक्ति समिति, संघीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए भारत में, तुम इस पर स्टडी करोगे और अपनी रिपोर्ट दोगे। प्रांतीय संविधान समिति, तुम इस बिंदु पे अपनी रिपोर्ट दोगे। मूल अधिकार उप समिति, तुम इस पे अपनी रिपोर्ट दोगे। झंडा समिति, तुम इस पे अपनी रिपोर्ट दोगे। तो ये समितियों का निर्माण जो हुआ है और संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ है, ये उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद हुआ है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरा पॉइंट समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। यह प्रस्तावना या उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसको इस तरीके से समझें। जवाहरलाल नेहरू ने जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस समय भारतीय संविधान के कुछ लक्ष्य, मूल्य और आदर्श उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत थे। उस उद्देश्य प्रस्ताव की परिणति ही प्रस्तावना में निकल कर आई है। मतलब प्रस्तावना किससे प्रभावित है? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होते ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो प्रस्तावना में जो चिंतन निकल कर आया है, जो दर्शन निकल कर आया है, ये कौन से प्रस्ताव से प्रभावित है? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। इस लाइन का मतलब यह है। पढ़ो इसको दोबारा। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, ये किस पे आधारित है? संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है वो आप पढ़ चुके हैं, फिर आगे देखिए। अच्छा, एक खास बात और, यद्यपि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में ही है, लेकिन प्रस्तावना भारतीय संविधान में संविधान के सारे उपबंध जब पारित हो गए थे उसके बाद बनकर तैयार हुई थी और उसके बाद ही संविधान में जुड़ी थी। है कमाल की बात। जो चीज संविधान में सबसे प्रारंभ में है, उस प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे अंत में पारित किया था। सामान्यतः एग्जामिनर ये सवाल डाल दे कि संविधान का कौन सा उपबंध संविधान में सबसे अंत में पारित हुआ था, और ऑप्शन में है प्रस्तावना। तो सामान्यतः विद्यार्थी क्या सोचेंगे, ये तो सबसे पहले या सबसे बाद में थोड़ी पारित हुआ होगा, जबकि प्रस्तावना वाला उपबंध ही सबसे अंत में पारित हुआ था। देखो, संविधान के सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे। सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे। उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। सारे उपबंध पारित हो गए हैं, उसके बाद फिर सबके बाद में प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया है। संवैधानिक सलाहकार BN राव, ये लो जी, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। बड़ा सवाल, प्रारूप शब्द पे 3-4 सवाल आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, मेरा ये वीडियो जो आप देख रहे हैं प्रस्तावना, संविधान पर मेरा कोई भी क्लास देखने से पहले मेरी पूर्ववर्ती क्लासों को आप जरूर देखना, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जो पहले की क्लासों से इंटरलिंक होता है। जैसा अब यहीं पे आ गया, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप BN राव ने बनाया। अब प्रारूप शब्द पे कितने सवाल बनते हैं। संविधान का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। पिछली क्लासों में पढ़ाया आपने संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। संविधान का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। उन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया। ठीक है,
प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनी थी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में। वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनी थी। ठीक है। एक तीसरा सवाल, संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनी थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो अब 3 सवाल हो गए। संविधान का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए कौन सी समिति बनी? प्रारूप समिति, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, प्रारूप पर चर्चा करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल, संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए विशेष समिति बनी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो 3 सवाल तो ये हो गए प्रारूप पर। और चौथा सवाल ये हो गया कि प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया? प्रस्तावना का प्रारूप भी BN राव ने ही बनाया। कुल मिला के BN राव साहब का जो प्रमुख कार्य था वो संविधान का प्रारूप भी उन्होंने बनाया और प्रस्तावना का प्रारूप भी उन्होंने ही बनाया। अब प्रस्तावना का जो प्रारूप उन्होंने बनाया है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होकर बनाया है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान के मूल्य थे, लक्ष्य थे, आदर्श थे, उस पर आधारित होकर प्रस्तावना बनी है। तो प्रस्तावना में भी वही मूल्य, लक्ष्य और आदर्श स्थापित हुए हैं जो कि उससे पहले उद्देश्य प्रस्ताव में आ चुके थे। इसलिए प्रस्तावना किस प्रस्ताव से प्रभावित है? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। इसका प्रारूप किसने बनाया है? BN राव ने बनाया है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, ननी N. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कोटेशन किए। भाई सारी कोटेशन याद करने की होती है तो उनको याद करना। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान, ननी N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, क्या कहा है ननी N. पालकीवाला ने? संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। अब एग्जामिनर देखो इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछ सकता है कभी भी। क्या पूछ सकता है भाई? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र किसने कहा भाई? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? N.A. पालकीवाला, ननी N. पालकीवाला, संविधान विशेषज्ञ ने। कोटेशन है या फैक्ट है, याद कर लेना। अब अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित या न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन का पॉइंट ये है। अब इसका मतलब समझो। जब भी आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो ये शब्द आपके सामने बार बार आएगा, जैसे मूल अधिकार न्याय योग्य हैं या वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना भी न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या होता है कि न्याय योग्य या वाद योग्य क्या होता है और न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं होना क्या होता है। सरल भाषा में समझ लो, अगर कोई भी चीज न्याय योग्य या वाद योग्य तब होती है जब उससे संबंधित केस की सुनवाई न्यायालय कर ले। अगर न्यायालय उससे संबंधित केस की सुनवाई नहीं करता है तो वह न्याय योग्य वाद योग्य नहीं होती। दोबारा समझो, कोई भी चीज न्याय योग्य वाद योग्य तब होती है जब उससे संबंधित वाद का मतलब केस को न्यायालय में लाया जा सकता है और न्यायालय उस केस की सुनवाई करने की स्वीकृति दे देता है। मतलब उसका केस न्यायालय में चलाया जा सकता है। न्यायालय उस केस की सुनवाई की स्वीकृति दे देता है, उसका केस न्यायालय में चलाया जा सकता है। न्यायालय उस वाद या उस केस के संबंध में अपना निर्णय देता है, तब वो न्याय योग्य वाद योग्य होती है। और न्यायालय में जिस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती, न्यायालय उसके केसों की सुनवाई की स्वीकृति नहीं देता या उन केसों के संबंध में कोई निर्णय नहीं देता, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता या जिनकी सुनवाई न्यायालय में नहीं की जा सकती, वो न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं होते। तो आप फैक्ट याद करो, 2 टप्पे की बात है। मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई भी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे और उसके लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करते हैं, मतलब उस केस की सुनवाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों करेंगे सुनवाई? क्योंकि मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं, अर्थात अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपको शरण देगा, कोर्ट आपके उस केस की सुनवाई करेगा। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना 3 चीज न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, मतलब इनसे संबंधित वाद या केस न्यायालय में नहीं लाए जा सकते, न्यायालय इन पर सुनवाई नहीं करता है। तो ऐसे ही प्रस्तावना भी वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है। अब समझो, प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित या न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती होती तो वो न्याय योग्य या वाद योग्य होती। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व भी न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार न्याय योग्य वाद योग्य है। अच्छा, एक चीज और बताइए, प्रस्तावना में संशोधन अगर होता है तो वो केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा होगा, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा। और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है, जब उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोबारा सुन लो, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है? क्या साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही किया जा सकता है? ना, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन प्रणाली वाली प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन प्रणाली की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। तो अनुच्छेद 368 में निहित संविधान में संशोधन की जो प्रणाली है उसी विधि के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन की बजाय साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा तो न्यायालय उस संशोधन को रद्द कर देगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायालय उस संशोधन को रद्द कर देगा। अर्थात केवल कैसे संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संविधान संशोधन की प्रणाली के तहत ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और ऐसा अभी तक केवल एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पढ़िए, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 मतलब संविधान संशोधन प्रणाली, अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया के अधीन ही हो सकता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ है। और उसके बाद प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो यह सवाल बार बार पूछा जाता था पुराने जमाने से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो 3 तो जोड़े गए, इनके अलावा कोई एक शब्द और डाल देता है एग्जामिनर। ये सामान्य सवाल है, पुराने जमाने से ही पूछा जा रहा है। आजकल छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, लेकिन थोड़ी शिक्षक भर्ती या बड़ी परीक्षाओं में इतना सरल नहीं आ रहा आजकल। उसमें वो आ रहे हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं। ठीक है भाई, तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर करिए कि प्रस्तावना में जो संशोधन है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं।
और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इसलिए एक सवाल यह भी बनता है कि प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास। क्यों? क्यों प्रस्तावना में जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली के द्वारा? संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा। और ये संविधान संशोधन प्रणाली कौन से अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन प्रणाली की पावर किसके पास है? संसद के पास। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हो सकता है। कौन करता है? संसद करती है। साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा या कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? विशेष अपनानी पड़ेगी। कौन सी वाली? संविधान संशोधन प्रणाली वाली। संविधान संशोधन प्रणाली कौन सी? जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में निहित है। क्या उससे अब तक हुआ है? हुआ है। कब हुआ? कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। कौन से संविधान संशोधन से? 42 में संशोधन 1976 से। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। और यहीं पे यह सवाल है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे देखो कुछ वाद हैं। वाद का मतलब कुछ केस। इस पर सवाल कैसे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत समय समय पर कुछ वाद या कुछ केस आए, तो वो किसके संबंध में थे? प्रस्तावना के संबंध में। तो उनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए? प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा भाग नहीं है, इसके संबंध में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं। एक वाद में, मतलब किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग नहीं है तो फिर प्रस्तावना में ऐसे संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। तो यह भी एग्जामिनर सवाल डाल देता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना के उपबंधों में इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन किया जाता है, क्योंकि वह संविधान का भाग है ही नहीं। ठीक है, एक किसी अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदला और फिर यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब एग्जामिनर यहां सवाल डालेगा, डालता रहा है, कभी भी डाल देगा, सामान्यतः डालता है। क्या सवाल? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने यह निर्णय दिया? दूसरा सवाल, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने यह निर्णय दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः प्रस्तावना में या प्रस्तावना के उपबंधों में संसद के द्वारा ऐसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह संविधान का भाग है। तो इन वादों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आया 1960 में बेरुवाड़ी वाद। इसको समझ लो पहले एक बार। सबसे पहले 1960 में, और ये दो वाद ही बड़े फेमस हैं, सवाल डायरेक्ट यहीं आता है। 1960 में बेरुवाड़ी वाद आया जिसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है साहब, तो पहला सवाल तो यही टिक गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया? 1960 के बेरुवाड़ी वाद में। ठीक है, फिर इस निर्णय की अगली व्याख्या यह भी है कि जब संविधान का भाग नहीं है तो उसमें, मतलब प्रस्तावना में, इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है। मतलब ऐसे संशोधन नहीं जैसे संविधान के अन्य उपबंधों में होता है। बिल्कुल, यह सवाल भी एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। इस सवाल को एग्जामिनर दो तरीके से पूछता है। किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुवाड़ी वाद 1960। दूसरा सवाल, किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना के उपबंधों में इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है? बेरुवाड़ी वाद। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों भाई, जब संविधान का भाग ही नहीं है तो फिर कैसे संशोधन करोगे? तो ये दोनों सवाल बेरुवाड़ी वाद पर रखे हुए हैं।
ठीक है जी। फिर 1967 में गोलकनाथवाद आया। इसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि अगर जहां कहीं पर भी संविधान की भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध है, मतलब संविधान के कोई उपबंध उनकी व्याख्या करने में न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा है या नीति निर्माताओं को समझ में नहीं आ रहा है, जहां कहीं पे भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है या संदिग्ध है, तो उनका अर्थ समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में दिया? 1967 में गोलकनाथवाद में। तो ये गोलकनाथ को भी याद कर लेना कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने या किस वाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि जहां कहीं पर भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है या संदिग्ध है, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए या अर्थ समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। किस वाद में कहा है भाई? 1967 गोलकनाथवाद। ठीक है। फिर एक वाद आया 1973 में, केशवानंद भारती वाद। यह बड़ा फेमस है। इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी हुआ है। आधारभूत ढांचा, संविधान का कौन सा ढांचा भाई? आधारभूत ढांचा या मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी हुआ है। ये तो खैर अलग समझेंगे हम, पहले तो ये समझो प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारतीवाद क्या कह रहा है। प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आया है, उसने बेरुवाड़ीवाद के निर्णय को बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्या कहा? बेरुवाड़ी में क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में अपने पुराने निर्णय बेरुवाड़ीवाद के निर्णय को बदलते हुए न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये लो जी, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बेरुवाड़ीवाद, प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारतीवाद। ठीक है। बेरुवाड़ी में जब यह कहा था कि संविधान का भाग नहीं है, तो इसी निर्णय की आगे व्याख्या करते हुए न्यायालय ने क्या कहा? अतः प्रस्तावना में ऐसे संशोधन नहीं हो सकता जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में होता है, क्योंकि वह संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जब उसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो फिर तुरंत ये जोड़ दिया अतः प्रस्तावना में भी ऐसे ही संशोधन हो सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में होता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो ये मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी किसमें हुआ है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। दोनों वादों को ढंग से पकड़ लेना। बेरुवाड़ीवाद में न्यायालय यह कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब जब संविधान का भाग नहीं है तो उसमें इस प्रकार संशोधन नहीं हो सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में होता है। बेरुवाड़ीवाद। ठीक है। निर्णय को पलटा केशवानंद भारतीवाद में, प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी प्रकार संशोधन हो सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में होता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े। मतलब प्रस्तावना में संशोधन करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन साथ ही एक बाउंडेशन भी लगा दिया कि ऐसा संशोधन संसद नहीं करेगी जो मूल ढांचे या मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े संविधान के को। बस ये बाउंडेशन लगा दी। अब एग्जामिनर ने सवाल डाल दिया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया? केशवानंद भारतीवाद में। प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। किस वाद में कहा? केशवानंद भारतीवाद में। प्रस्तावना में संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा, क्योंकि संविधान के अन्य भागों में संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो प्रस्तावना के अन्य भागों में संविधान संशोधन प्रणाली की प्रस्तावना में या प्रस्तावना के उपबंधों में संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। ये किस वाद में कहा है? केशवानंद भारतीवाद में। तो एक तो ये हर एक वाद में न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया है ये अपन को आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें फिर एक आध चीजें और भी आई हैं, जैसे
प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। ये निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मईवाद, एसआर बोम्मईवाद 1994। एसआर बोम्मईवाद 1994 बड़ा हिट केस है। इसमें न्यायपालिका ने और भी निर्णय दिए हैं कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये निर्णय भी एसआर बोम्मईवाद में आया है। चलो खैर, लेकिन प्रस्तावना के संबंध में एसआर बोम्मईवाद क्या डिसीजन दे रहा है कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यहां पर गौर करिए, दो बातों में अंतर करें। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ। संविधान के मूल ढांचा, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचे में आता है, ये बात एसआर बोम्मईवाद में न्यायालय ने कही है 1994 में। दोनों चीजों का अंतर है। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 1973 केशवानंद भारतीवाद, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है 1994 में एसआर बोम्मईवाद, ठीक है। इसके बाद एक दो केस और हैं, एलआईसी इंडिया बनाम एलआईसी वाद, रघुनाथ राव वाद, उनमें छोटे छोटे डिसीजन है। बाकी असली जो डिसीजन है प्रस्तावना के संबंध में वो इन 4 वादों में है। अब इसकी रीडिंग पे आ जाओ आप। हाँ भाई, यहां से पढ़िए। सबसे पहले बेरुवाड़ी वाद 1960 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये लो भाई, वही वाली बात जो अभी समझाई है आपको। सबसे पहले कौन से वाद में न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किसमें कही भाई? बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी वाद 1960, ठीक है साहब। और इसमें इस प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। समझ गए? तो बेरुवाड़ी में न्यायालय क्या कह रहा है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो ऐसे संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ये एक चीज और, एक लाइन और जुड़ गई। फिर इसके बाद आया गोलकनाथवाद, अभी आप पढ़ चुके हैं 1967 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो और संदिग्ध हो, पढ़ाया है भी आपको, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो यहां एग्जामिनर क्या क्वेश्चन डालेगा? जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है या संदिग्ध है, वहां उसके अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संबंध में किस वाद में दिया? अस्पष्ट और संदिग्ध हो, 2 की पॉइंट पकड़ो, गोलकनाथवाद। अब आएगा केशवानंद भारतीवाद, जिसमें बेरुवाड़ी वाद के निर्णय को बदला जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आया? 1973 में केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए नया निर्णय दिया कि, नया निर्णय क्या दिया? नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नया निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर संविधान का भाग है तो उसमें वैसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। क्योंकि जब संविधान का ही भाग है तो फिर तो संविधान के अन्य भागों की इस तरह संशोधन करो। तो संविधान के अन्य भागों की इस तरह संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक बाउंडेशन है, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारतीवाद के तहत, और उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है कैसे? जैसे कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अन्य भागों में किया जाता है, उसमें वैसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे
कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब संविधान संशोधन प्रणाली के तहत, कैसे संशोधन किया जा सकता है? 368 के तहत किया जा सकता है। 368 में कौन सी प्रणाली है? संविधान संशोधन प्रणाली है। इसके तहत आप कोई भी संशोधन कर सकते हो प्रस्तावना में। क्या संविधान संशोधन प्रणाली के अलावा अन्य कोई प्रणाली, मतलब साधारण कानून निर्माण की कोई प्रणाली, उसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ना। प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें ऐसे ही संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है, लेकिन केवल संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रणाली से नहीं किया जाएगा। और संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा भी इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए जो कि संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना होना चाहिए। अगर संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदला या बिगाड़ा तो उस संविधान संशोधन को भी न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा रद्द कर देगा। यह बाउंडेशन है। दोबारा समझो, केशवानंद भारतीवाद 1973 एक मील का पत्थर साबित हुआ प्रस्तावना के संबंध में। उसमें न्यायालय ने बेरुवाड़ीवाद के निर्णय को बदला और क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब जो कि 368 में उल्लिखित है, उसके द्वारा उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है। लेकिन संविधान में जो संशोधन की प्रणाली है ना 368 वाली, उसी के तहत किया जाएगा, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। और फिर एक बाउंडेशन और है कि 368 के तहत संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा आप कर सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना ही किया जाएगा। अगर प्रस्तावना में संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा भी ऐसा अगर कोई संविधान संशोधन कर डाला जो संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदल रहा है, बिगाड़ रहा है, तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा उस संविधान संशोधन को भी रद्द कर देगा। और अगर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कोई संशोधन किया तो उसको तो वैसे ही रद्द कर देगा कि भाई साहब एक ही प्रक्रिया वैलिड है, संविधान संशोधन प्रणाली जो 368 में उल्लिखित है उसके तहत संशोधन कर सकते हो। और उस पर भी ये बाउंडेशन है कि संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना करेगा। समझ गए? ये बात है। अनुच्छेद 368 के तहत जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने 5-6 बार बता दिया। ऑनलाइन में तो एक आध बार ही बताते हैं, वैसे तो बार बार ही स्टूडेंट खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरी तो आदत है ना, यहाँ भी 5-6 बार लो। ठीक है। तो जब केशवानंद भारतीवाद ने ये क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संविधान संशोधन प्रणाली के द्वारा कोई भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे या अमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े बिना, इसी बेस पर प्रस्तावना में अब तक का एकमात्र संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, तो अभी तक केवल कितनी बार संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में? एक बार। यह भी पूछा जा सकता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 1 बार। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संशोधन से 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अच्छा, अब कुछ और वाद आएंगे। जैसे एक आया रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। रघुनाथ राव वाद 1993 प्रस्तावना के संबंध में एक वाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 नई बातें कही हैं, तो उनको समझ लो। एक बात तो यह है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। इसको आप कंसेप्ट के रूप में भी याद रखो। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, पक्की बात। एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य होती है? नहीं होती। दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत है? ना वह संविधान की शक्ति का स्रोत है, ना वह सरकार के कार्यों को प्रतिबंधित करने की न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत है। सरल भाषा में जान लें, प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। इस कंसेप्ट को गांठ बांध लो।
प्रस्तावना न्याय योग्य वाद योग्य भी नहीं है और प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत भी नहीं है। तो रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद जो कि 1993 में आया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय दे रहा है? प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। तो एग्जामिनर दो तरीके से पूछेगा, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया? रघुनाथ राव वाद में। ठीक है, अब रघुनाथ राव वाद को हटा के भी एग्जामिनर ऐसा कंसेप्ट डाल सकता है कि निम्नलिखित प्रस्तावना से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत है, ये लाइन सही है गलत है? गलत है, क्योंकि प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। तो रघुनाथ राव वाद में न्यायालय ने पहला निर्णय तो यह दिया है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा निर्णय देखिए, उसी रघुनाथ राव वाद में प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत भी नहीं है। दोनों बातें हो गई। सरल भाषा में जान लो, रघुनाथ राव वाद में न्यायालय ने जो निर्णय दिया, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा निर्णय, विधानमंडल की शक्तियों को प्रतिबंधित करने का स्रोत भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यायालय भी प्रस्तावना का सहारा लेकर विधानमंडल की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दे, ऐसा भी नहीं है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। सरल भाषा में जान लो, एक टप्पे की बात जान लो, प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। और यह बात न्यायालय ने कौन से वाद में कही है? रघुनाथ राव वाद में कही है, 1993 में कही है। और फिर आया SR बोम्मई वाद 1994। यह मैंने अभी आपको बताया। इसमें निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से वाद में कहा है? SR बोम्मई वाद 1994। अब मूल ढांचा शब्द आके ही आप बेधक मत जाना। मूल ढांचा शब्द जब आपके सामने आएगा तो दो सवाल आपके मतलब दो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन न्यायालय ने किस वाद में किया है? केशवानंद भारती वाद। समझ गए? दूसरा सवाल, प्रस्तावना मूल ढांचे का हिस्सा है, ये SR बोम्मई वाद। ठीक है, दोनों में अंतर कर लेना। फिर एक प्रस्तावना संबंधित एक वाद और आया, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसकी पॉइंट को पकड़ लो, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। किस वाद में कहा? LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। सारे वाद याद कर लो, बस यहां वाद खत्म है। 1960 बेरुवाड़ी वाद, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इस प्रकार संशोधन नहीं हो सकता जैसे कि संविधान के अन्य भागों में होता है। ठीक है, इस निर्णय को पलटा केशवानंद भारती वाद 1973। प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों में किया जाता है, लेकिन केवल संविधान संशोधन प्रणाली जो कि अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है उसके द्वारा ही किया जा सकता है, साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक और बात कि संविधान संशोधन प्रणाली 368 में जो उल्लिखित है उससे किया तो जा सकता है, लेकिन उससे भी होने वाला संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के मूल ढांचे या अमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। अगर ऐसा कर दिया तो न्यायपालिका उस संविधान संशोधन को भी रद्द कर देगी। ठीक है, फिर गोलकनाथ में क्या कहा कि अगर जहां कहीं पर भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है या संदिग्ध है तो उसका अर्थ समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया? SR बोम्मई वाद आ गया। अच्छा, 1993 में रघुनाथ राव वाद आया, प्रस्तावना शक्तियों का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना विधानमंडल पर प्रतिबंध आरोपित करने वाली किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है, रघुनाथ राव वाद। 1994 में SR बोम्मई वाद आया, उसने कहा प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। 1995 में LIC वाद आया, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसने एक नया की पॉइंट दिया, आंतरिक हिस्सा है। ये भाई प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे वाद हैं, या तो सवाल यहां टिकता है या प्रस्तावना के शब्दों पर टिकता है। और आजकल नया ट्रेंड आ रहा है कि शब्दों को भी क्रम से वो पूछ रहा है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर हर साल एक सवाल यहां से जा रहा है। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर हर साल हर पेपर में एक सवाल यहां से जा रहा है। अगर आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो फिर परीक्षा कैसे क्वालिफाई होगी? ये
इतना पढ़ने पे आप आईएएस के एग्जाम में भी आराम से बैठ सकते हैं। सफिशिएंट मटेरियल। अब थोड़ा सा कुछ और है, 2-4-5 लाइन, बात खत्म हो रही है। प्रस्तावना में निहित समाजवाद, समाजवाद शब्द आया था ना प्रस्तावना में, आया था, तो एग्जामिनर यहां सवाल डाल सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो कौन से प्रकार का समाजवाद है? मार्क्सवादी समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, अराजकतावाद है, या लोकतांत्रिक समाजवाद है? तो हमारे जो प्रस्तावना में जो समाजवाद है ना, वो कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में बिलीव करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। एक तरफ है पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था, जो उदारवादी विचारकों की पसंद होती है। एक तरफ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी विचारकों की पसंद होती है। भारत ने पूरी तरह ना तो उदारवादी व्यवस्था को अपनाया ना समाजवादी को अपनाया, दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया। ऐसे ही भारत ने पूरी तरह ना तो मार्क्सवादी समाजवाद को अपनाया ना पूरी तरह गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया, लेकिन फिर भी झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ही ज्यादा बढ़ाए रखा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई और समाजवाद के कौन से स्वरूप को पसंद किया गया? लोकतांत्रिक समाजवाद को पसंद किया गया, ना कि हिंसात्मक मार्क्सवादी समाजवाद को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है, तो कौन से समाजवाद का दर्शन है हमारे संविधान में? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि किस पे आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसका झुकाव किसकी तरफ है? गांधीवादी समाजवाद की ओर है झुकाव। हाँ जी, जिसका झुकाव किसकी तरफ है? गांधीवादी समाजवाद की ओर है। सरल भाषा में जान लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है वो मार्क्सवादी समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि आपकी व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ उदारवादी तत्व भी रहें तो कुछ समाजवादी तत्व भी रहें, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। क्यों? किसी भी अर्थव्यवस्था को सही ढंग से, अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को या सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए हमको दोनों प्रकार की विरोधी विचारधाराओं के अच्छे वाले तत्वों को ग्रहण करना था, जो कि हमारे देश की व्यवस्था के अनुकूल हो। तो इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इसलिए हमने समाजवाद के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, जो कि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है? गांधीवादी समाजवाद की तरफ। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ है। लोकतांत्रिक शब्द आया था ना? हाँ जी। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र क्या है, तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये तो अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र के बारे में परिभाषा थी। और फिर लोकतंत्र एक बहुत ही व्यापक कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था से ही नहीं होता, लोकतंत्र जीवन के हर क्षेत्र के अंतर्गत होता है। परिवार में भी लोकतंत्र होता है, समाज में भी लोकतंत्र होता है, अर्थव्यवस्था में भी लोकतांत्रिक होता है, ठीक है, न्याय व्यवस्था में भी लोकतांत्रिक होता है, राजनीतिक व्यवस्था में भी लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द लिया गया है, यह सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है। देखो क्या है, संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतांत्रिक शब्द का व्यापक अर्थ है। कैसा अर्थ है? व्यापक, जिसमें राजनीतिक, कैसे कैसे लोकतंत्र है भाई? जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र वो होता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में सभी को शामिल होने का अधिकार है। राजनीतिक प्रक्रिया में सभी को शामिल होने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, शासन की आलोचना करने का अधिकार है, सभी को अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता है, सभी को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की समानता है। तो फिर राजनीतिक लोकतंत्र है। और अंतिम रूप से सत्ता मतदाता के हाथ में होती है। तो ये हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है। अब दूसरा आया आपका सामाजिक लोकतंत्र।
सामाजिक लोकतंत्र ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में तो लोकतंत्र हो, लेकिन समाज के स्तर पर लोकतंत्र ना हो। सामान्यतः भारत जैसे देश या तृतीय विश्व के देश इस समस्या से त्रस्त या पीड़ित रहते हैं कि वहां पर राजनीतिक व्यवस्था तो लोकतांत्रिक हो गई, लेकिन समाज में अब भी उच्च नीच हेयरार्की है ना। समाज में हेयरार्की सिर्फ जातियों के आधार पर ही नहीं है, हेयरार्की लिंग के आधार पर भी है। जैसे महिलाओं को उतना समानता पूर्वक स्थान नहीं दिया जाता अपने समाज में जितना कि पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है। महिलाओं को सामान्यतः थोड़ा कम। जैसे रात में 11-12 बजे घूमने की अनुमति परिवार वाले लड़के को तो दे देंगे, लेकिन शायद लड़कियों को नहीं देंगे। एक भाई और एक बहन, अगर दोनों में से किसी एक को आईएएस की तैयारी करानी है और किसी एक के खर्चे को ही परिवार अफोर्ड करने की स्थिति पे है, तो सामान्यतः पहला चांस किसे मिलेगा जानते हैं आप? कई जगह पर लिंग के आधार पर पिछड़ापन है, लिंग के आधार पर उतनी स्वतंत्रता और उतनी समानता भारतीय सभ्यता संस्कृति में, सभ्यता संस्कृति शब्द नहीं, भारतीय परिवेश में, भारतीय उपमहाद्वीप के परिवेश में सामान्यतः महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता समानता नहीं है जितनी कि पुरुषों को है। तो क्या लैंगिक दृष्टि से लोकतंत्र है? क्योंकि लोकतंत्र तो यह कहता है सभी को स्वतंत्रता और समानता हो, तो महिलाओं को थोड़ा कम है। तो समाज में भी लोकतंत्र होना चाहिए अगर आपको लोकतंत्र को सही मायनों में अनुभूत करना है। तो समाज में किसी भी प्रकार का जाति का भेद नहीं हो, वर्ग का भेद नहीं हो, जाति वर्ग लिंग धर्म किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और सभी को स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की बराबरी से प्राप्ति है, सभी का मान सम्मान सुरक्षित है, तो फिर वहां सामाजिक लोकतंत्र है। तो भारत में प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई है वह सिर्फ एक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, वह राजनीतिक लोकतंत्र भी है, उसमें वह एक व्यापक अवधारणा है, उसमें सामाजिक लोकतंत्र भी है और उसके अंतर्गत आर्थिक लोकतंत्र भी है। अब बात आई साहब, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? अगर देश में गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज्यादा गहरी खाई नहीं है, मतलब आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, हर व्यक्ति को इतनी आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय है उसकी जिंदगी में कि वह अपनी आर्थिक आवश्यक प्राथमिक आर्थिक आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति उसको आसानी से हो रही है। वह अपनी रुचि का कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार की निर्योग्यता या बंधन नहीं है। वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता समानता और न्याय की भावना फील कर रहा है, तो फिर वह आर्थिक लोकतंत्र होता है। अब भारत जैसे देश में या पिछड़े और विकासशील देशों में क्या होता है कि सामान्यतः राजनीतिक दृष्टि से तो लोकतंत्र स्थापित हो जाता है और समाज के स्तर पर वहां पर काफी भेदभाव होता है, तो सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सारे लोग गरीबी और भुखमरी की समस्या का शिकार होते हैं, तो वहां आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र नहीं होता। हमारे संविधान बनाने वाले कितने व्यापक दृष्टि से सोचते थे कि उन्होंने जिस लोकतंत्र की कल्पना की वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था, उनका मूल्य और आदर्श ये था कि हम भारत में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र भी हो, आर्थिक लोकतंत्र भी हो, सामाजिक लोकतंत्र भी हो। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्र शब्द है, क्या वह सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र है? ना, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार का लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र का एक व्यापक कंसेप्ट है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। ये पढ़ लिया अभी आपने। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। इन तथ्यों को अब आप ये समझना कि संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय लिया गया है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ये संकल्पना, न्याय की संकल्पना जो हमारी प्रस्तावना में है वो कहां से प्रभावित है? देखिए, 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। अब एग्जामिनर ऐसा सवाल डाल सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है या नहीं है? न्याय शब्द आएगा तो आप क्या कहोगे? है। फिर दूसरा सवाल, निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। फिर 4 शब्द आ गए जिनमें न्याय आ गया, तो फिर क्रम से देखा जाएगा कौन पहले कौन उसके बाद में, और न्याय किससे पहले या बाद में, दूसरा। ठीक है, तीसरा, कितने प्रकार के न्याय की संकल्पना है? 3 प्रकार की, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। यहां पर जाएगा कौन से प्रकार की नहीं है, इन 3 के अलावा जो शब्द रहेगा उसकी नहीं है। चौथा सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की संकल्पना ली गई है वो किस देश से प्रेरित है?
1917 की रूस की क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां की क्रांति से लिया गया है? सबसे पहले आप ये जानते हैं ना कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये शब्द दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे रखे हैं। अब एग्जामिनर पूछेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्दों का समावेश है, ये कहां से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, वहां से लिया गया है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, अब देखो ये कोटेशन है भाई, देखो कोटेशन तो कोई भी आदमी दे सकता है, वो सिर्फ याद करने की होती है, उसमें ये नहीं होता कि ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसका मतलब क्या है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के सदस्य हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? प्रारूप समिति के सदस्य हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब भाई ये अल्लादी के सपनों का दीर्घकालिक, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ये कह रहे हैं कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, याद कर लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कोटेशन, तो कम से कम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आई हुई है। नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, बार बार परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक सवाल और है, जवाहरलाल नेहरू के अलावा ठाकुरदास भार्गव ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अब देखो करना कैसे है। अगर सवाल यह आए कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा और जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन में और ठाकुरदास भार्गव भी ऑप्शन में हो, तो नेहरू हमेशा फर्स्ट आंसर। लेकिन अगर नेहरू नहीं हो और भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, नेहरू ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ठाकुरदास भार्गव। ये भी संविधान की आत्मा कह रहा है, लेकिन ये आत्मा के अलावा और भी कई चीज कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। अब ये कोटेशन भी हो सकती है कि किसने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? ठाकुरदास भार्गव। संविधान की आत्मा है, ये लो साहब, नेहरू ने भी आत्मा कहा, इन्होंने भी आत्मा कहा, लेकिन इन्होंने आत्मा के अलावा 3-4 चीज और भी कही है। लेकिन मान लो संविधान की आत्मा पे सवाल आया और नेहरू ऑप्शन में ना हो, तो दूसरे नंबर पर चांस किसको दोगे? ठाकुरदास भार्गव। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई ये संविधान की कुंजी है, और फिर ये भी कहा है संविधान का आभूषण है। तो संविधान का आभूषण भी है, सबसे सम्मानित भाग भी है, संविधान की आत्मा भी है, संविधान की कुंजी भी है। और अगर यही कोटेशन आ जाए जिसमें 3-4 चीजें कही हैं, जब तो ठाकुरदास भार्गव। और अगर संविधान की आत्मा ये आए तो फर्स्ट आंसर नेहरू, नेहरू नहीं आए तो सेकंड आंसर ठाकुरदास भार्गव। और बाकी ये संविधान का आभूषण है, सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की कुंजी है, ये आ जाए जब भी ठाकुरदास भार्गव। अच्छा, विदेशी विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत खुश रहते थे और बड़े सम्मान की निगाहों से देखते थे। यहां तक कि इन्होंने अपनी खुद की एक पुस्तक लिखी, तो उसमें भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जिक्र किया है। तो देखो अर्नेस्ट बार्कर पे क्या सवाल है। अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, लो साहब एक नया सवाल, संविधान की कुंजी कौन कह रहे हैं? ठाकुरदास भार्गव। और संविधान का कुंजी नोट कौन सा विदेशी विद्वान कह रहा है? अर्नेस्ट बार्कर। ये दोनों सवालों में अंतर कर लेना। कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। एम हिदायतुल्लाह जो कि ऐसे न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के पद पे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने पद संभाला, एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह भी प्रस्तावना के बारे में अपना कोटेशन दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अब मान लो कि ऐसा सवाल आ जाए, किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान बताया? एम हिदायतुल्लाह। ये भाई प्रस्तावना के संबंध में कोटेशन है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी जिद यही है कि किसी भी टॉपिक को उस लेवल पे पढ़ा जाए कि उससे ऊपर फिर कुछ करने की जरूरत ना पड़े, और पेपर चाहे कोई सा भी हो, तो फिर इस लेवल पे वो टॉपिक आता है।
और ये लास्ट पेज। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। देखो, के एम मुंशी की कोटेशन अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली। कुंजी किसने कहा, कुंजी नोट किसने कहा, राजनीतिक कुंडली किसने कहा, इन फैक्ट को ढंग से याद कर लेना। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा, ठीक है जी। अर्नेस्ट बारकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बहुत प्रभावित थे तथा उन्होंने अपनी पुस्तक, तो उनकी पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब लिखी अर्नेस्ट बारकर ने अपनी। इसकी शुरुआत इस प्रस्तावना से ही की है। तो कौन सा विदेशी विद्वान है जिसने अपनी पुस्तक की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना से की है, अर्नेस्ट बारकर से। अर्नेस्ट बारकर ने, वो पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना में स्थित बंधुता को सहकारिता का सिद्धांत, अब ये अर्नेस्ट बारकर कह रहे हैं भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित कौन से सिद्धांत को अर्नेस्ट बारकर, विदेशी विद्वान अर्नेस्ट बारकर ने सहकारिता का सिद्धांत बताया। बंधुता, सहकारिता क्या होता है, एक सब के लिए सब एक के लिए, मतलब मिल के सारे लोग काम करें। बंधुता भी यही है, बंधुता भी यही है। तो बंधुता के सिद्धांत को सहकारिता का सिद्धांत अर्नेस्ट बारकर ने बोला है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। बंधुता का सिद्धांत व्यक्तिवाद व समष्टिवाद दोनों पर आधारित है। ये एक थ्योरी वाली बात है, एक सिद्धांत वाली बात है कि बंधुता में व्यक्तिवाद का तत्व भी पाया जाता है और समष्टिवाद का भी। अब जीके के पेपर में तो ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, स्कूल लेक्चरर दे रहे हैं, तो वहां आपसे पॉलिटिकल सिद्धांत के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन जीके के लिहाज से ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि बंधुता के सिद्धांत में कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश है, व्यक्तिवाद और समष्टिवाद। बाकी 1 मिनट में समझ लो इनको। व्यक्तिवाद ऐसी विचारधारा होती है जो पूरे समाज की तुलना में एक व्यक्ति के हितों को ज्यादा वरीयता देती है। व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा अधिकार, ज्यादा छूट, उसके कार्यों पर राज्य समाज का प्रतिबंध कम से कम हो और उसको स्वतंत्रता ज्यादा से ज्यादा हो। व्यक्ति का हित समाज या राज्य के हित से पहले है, यह व्यक्तिवाद है। समष्टिवाद ऐसी विचारधारा होती है कि एक व्यक्ति की तुलना में पूरा समष्टि या समूह, उसके हित को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। तो समष्टि के हित के लिए एक व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो व्यक्तिवाद एक व्यक्ति के हित को पूरी समष्टि से ज्यादा वरीयता, समष्टिवाद पूरी समष्टि या समूह के हित को एक व्यक्ति से ज्यादा वरीयता। ये दोनों चीज जब मिलेंगी तब बंधुता का सिद्धांत बनेगा। बंधुता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के हित और पूरे समुदाय या समूह के हित दोनों के बीच में बैलेंस या संतुलन बनाना पड़ेगा, तब बंधुता आएगी। ये इसको एक समझने का लिहाज है। तो इस प्रकार से भाई आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कंप्लीट होती है। दोबारा समझ लो ब्रीफ में 1 मिनट। पूरी प्रस्तावना लाइन से याद होनी चाहिए, क्रम से याद होनी चाहिए। शब्दों के क्रम जम्बा रहा है, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, हर परीक्षा में लगभग हर दूसरी तीसरी परीक्षा में सवाल आ रहा है। तभी संभव है जो पूरी प्रस्तावना क्रम से याद होगी, समझ गए। फिर वो वादों पे जाता है, किस वाद में ये निर्णय आया, किस वाद में ये निर्णय आया, ये आया वो आया। तो पूरे वाद सारे सीक्वेंस से मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ आपके सामने रखे हैं। इतना पढ़ने के बाद अब सामने कोई सा भी पेपर हो, चाहे IAS हो, RAS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी ग्रेड, सब इंस्पेक्टर और नेशनल से लेकर राजस्थान तक का कोई भी पेपर, मुझे ऐसा भरोसा है कि इतना पढ़ने के बाद, अच्छा आप कंटेंट को चेक भी कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल, नोट्स, किसी भी बुक आपको 21 ही मिलेगा। तो हर टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है कि GK विद डी पाराशर, आप उसे सब्सक्राइब करें और ऐप GK विद डी पाराशर आप डाउनलोड करें। इसी तरीके से आपको हम बार बार अच्छे वीडियोस देते रहेंगे अपने चैनल पर, और ऐप पर तो पूरा सिलेबस उपलब्ध है ही है। और करंट अफेयर्स अगले महीने में फुल डेप्थ में आएगा। राजस्थान करंट अफेयर लेंगे दिसंबर के महीने में, और फिर जब जनवरी के महीने में वो 3rd ग्रेड मेंस का एग्जाम हो जाएगा
तो उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर लेंगे, जो कि आपकी अगली परीक्षा सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए काम आएगा। तो लगातार जारी रहेंगे इसी तरीके से वीडियोज और अच्छी अच्छी क्लास हैं। थोड़ा मनोबल बढ़ाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।